बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब से मेरी शादी हुई थी, सास हर वक्त मोहब्बत से देखती रहती, जबकि मैं उनके बेटे की पसंद थी। मेरा शौहर नाइट ड्यूटी करता था। मेरा शौहर कहता कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें अच्छी सास मिली। लेकिन वो रोज रात मेरे शौहर के जाने के बाद अपने दुपट्टे से कुछ निकाल कर मेरे पल्लू पर बांध देती और कहती कि रात इसे साथ रख कर सोना, जल्द हामिला हो जाओगी। और सुबह शौहर के आने से पहले ही मेरे से दुपट्टा ले लेती। अभी ये करते कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब रात तबीयत खराबी के बायस शौहर काम से वापस आ गया और बेसाख्ता मेरा दुपट्टा खोल बैठा। मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब उसमें गैर मर्द। मेरा नाम किश्वर फातिमा है। मेरा ताल्लुक गुजरात से है। जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई, मुझे एक कॉलेज में जॉब मिल गई। अच्छी खासी तनख्वाह थी। ऊपर से पहले ही हम बस 3 बहन भाई थे। खाते पीते घर के थे। मेरे अब्बा पुलिस में थे और मेरी वालिदा मदरसे में बच्चियों को पढ़ाती थीं। मेरे वालिदैन ने हम तीनों बहन भाइयों की परवरिश में कोई कमी न छोड़ी थी। हर तरह से हमें सपोर्ट किया, हमें एतमाद दिया। मुझे जैसे आइडियल माँ बाप मिले थे। इस पर अल्लाह की हर दिन मैं शुक्रगुजार थी। कॉलेज में पढ़ाते अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा रिश्ता एक जानने वाली खाला लेकर आई। लड़का अच्छा कमाता था, अच्छी जॉब थी। वालिद ने छानबीन के बाद मेरी शादी तय कर दी और मुझे लगा कि जैसे मेरी दुनिया में आज़ादी खत्म हो जाएगी। एक खौफ, एक डर सा रहने लगा। मुझे अपने ख्वाब खत्म होते महसूस हो रहे थे। ऐसा लगता कि अगर ये शादी कर ली तो दोबारा कभी जो चाहती हूं वो ना कर पाऊंगी। अभी तो मैं दुनिया घूमना चाहती थी, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। भैया ने भी कह दिया, बस शादी करो और निकलो ताकि मैं भी शादी कर सकूं। तुम्हारी वजह से मैं भी रास्ते में खड़ा हूं। जबकि मैं जानती थी कि भाई तंग करता है। वो तो अब शादी करना ही नहीं चाहता था। जिससे वो शादी करना चाहता था वो लड़की कहीं गुम हो गई थी। और मैं इतनी जल्दी शादी का सोचकर मेरी जान ही निकल रही थी। मैं तो अभी बहुत कुछ करना चाहती थी। बहुत कुछ सोचा था। बहुत सारे ख्वाब थे। पर एक दिन सारा डर खत्म हो गया जब मेरी सास और मेरी नंद मुझसे मिलने के लिए आई। मेरी सास पर्दा करती थी और यह बात कुछ अजीब भी थी। वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहती थी क्योंकि मेरी नंद बाहर जा रही थी और वो चाहते थे कि जाने से पहले अपने भाई की शादी देख ले। अब्बा को तो पहले भी कोई एतराज न था, पर मेरे दिल में कहीं डर बैठा हुआ था। पर मेरी सास कहती कि मुझे अपनी सास नहीं बल्कि मां समझना। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, पर ऐसा लगता था कि जैसे मेरी सास जो हैं वो नजर नहीं आती, या शायद सीरियल देख देख कर दिमाग पर ज्यादा ही असर हो गया है। पर मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी। वो एक नफीस खातून थी। इखलाक भी अच्छा था। मेरी सास ने बताया कि वो खुले जहन के लोग हैं। वो शादी के बाद भी जॉब कर सकती है। अगर आगे पढ़ना चाहे पढ़ भी सकती है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जब हम लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी चुके हैं, तो हमारी औलाद का भी तो हक है कि वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकें। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही। मुझे अपनी सास की बातें बहुत अच्छी लगी थीं और मैं खुद की सोच पर मलामत कर रही थी कि जिसे इतनी अच्छी खातून पर शक हो रहा था। मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं। कभी दिल मानता और कभी इनकार कर देता। हालांकि मेरी मंगनी हो चुकी थी। इन्हीं सोचों में दिन गुजरे गए। कई बार अपनी अम्मी से जिक्र किया तो उन्होंने नई बात कह दी कि अगर कोई और लड़का पसंद है तो बता दो। ऐसे छोटी छोटी बातों का क्यों इश्यू बना रही हो? हम जो कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ज्यादा हमारी मां बनने की कोशिश मत करो। और मैं एक बार फिर से चुप हो गई, क्योंकि मैं तो अम्मी से कुछ और ही कहने आई थी। और जब से मेरा रिश्ता हुआ, अम्मी तो छुप छुप कर रोती थीं, पर मेरे सामने नॉर्मल रहती थीं। मेरी दोस्त अरीबा ने कहा कि तुम्हें अपने फियांसी से बात करनी चाहिए। सारी दुनिया करती है, अच्छा है, एक दूसरे को समझ लोगे। मुझे उसकी बात ठीक लगी। फिर सोचती कि अगर वो मुझे गलत समझ गया तो क्या होगा। मेरी मंगनी को 1 माह होने लगा था जब एक दिन मुझे खुद मेरे फियांसी ने कॉल कर ली और उसने बताया कि तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम्हें रिश्ते से एतराज है। और तब मुझे अपनी माँ दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन मालूम हुई थी, क्योंकि मेरा फियांसी बजाय हाल चाल पूछने के अम्मी के जैसे समझाने लगा। और उसने बताया,
आप जानती नहीं हैं, मैंने इस रिश्ते के लिए अपने घर वालों को कैसे मनाया है। मैं तो आपको कब का अपने लिए पसंद करके बैठा था। बस इसी इंतजार में था कि कब घर वाले मानते हैं और कब आपके घर भेजूं। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बताया कि उसने मुझे कॉलेज में एक फंक्शन के दौरान देखा था, लेकिन मुझे कुछ भी ना पता था। पर अच्छा लग रहा था उससे बात करना, और ये जानकर मजीद खुशी भी हुई थी। मैं उस शख्स की पसंद हूं। हमारी फिर कभी कभार बात होती, क्योंकि मेरा फियांसी शादी की तैयारियों में मसरूफ था और उसकी जॉब भी बहुत वक्त ले रही थी। ऐसे ही एक दिन मुझे याद आ गया तो अपनी अम्मी से पूछा कि आपने असद यानी मेरे फियांसी से क्या कहा था कि मैं इस रिश्ते से मुकर रही हूं, मंगनी तोड़ना चाहती हूं। तो अम्मी ने कहा कि तुम खुद ही तो अपनी दोस्त से कह रही थी, मैं कैसे खुद अपने फियांसी से बात कर सकती। तो मैंने बस जानबूझकर ऐसा बोला और देखा कि कैसे उसने तुम्हें कॉल कर ली, और मैं अपनी माँ की कारस्तानी पर शशदर रह गई। मैं अपनी माँ के गले लगी उनका शुक्रिया अदा करने लगी, पर मामा ने समझाया कि शादी से पहले ऐसे बात करना अच्छा नहीं होता, कोशिश करना कि कम बात करो। और मैं इस फलसफे पर सर पकड़ कर बैठ गई। मेरी शादी की तारीख रख दी गई थी और घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। जहां एक खुशी थी, वहीं अपने माँ बाप का घर छोड़ने पर दिल दुखी भी था। इतने साल अपने माँ बाप के घर में गुजारे थे, पर बाबा कहते थे कि बेटियां तो होती ही पराई हैं और यही दुनिया का दस्तूर है। एक ना एक दिन बेटी ने ब्याह कर दूसरे घर जाना ही होता है। पता नहीं कौन था वो शख्स कि जिसने ये रिवाज बनाया था। जिसने भी बनाया, जरूर उसके लिए उसकी बेटी बोझ होगी। बाबा की अब अक्सर आंखें नम हो जाती। जितना प्यार मुझे बाबा ने दिया, किसी ने भी ना दिया था। मैं दुआ करती कि हर बेटी को मेरे बाबा जैसा बाप मिले, ताकि कभी कोई बेटी किसी भी चीज के लिए रोए मत। मेरी शादी हो गई और माँ बाप की दुआओं के साए में मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। असद एक बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ। मेरा बहुत ख्याल रखता, और उससे कहीं ज्यादा मेरी सास मेरा ख्याल रखती थी। मुझे हर तरह की आज़ादी थी। हालांकि ससुराल में ऐसा नहीं होता। शादी हुए कुछ दिन ही गुजरे थे, मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास ज्यादा वक्त कमरे में ही गुजार देती है और कुछ चुप चुप सी भी रहती है, और हर वक्त उनके कमरे से आवाजें भी आती रहती हैं। लेकिन मैं नजरअंदाज कर देती कि शायद खुद से ही बातें करती हों या अपनी बेटी से बात कर रही होंगी। पर अब अक्सर ऐसा होने लगा था, और जैसे मेरे शौहर घर से जाते, मेरी सास मेरे दुपट्टे के पल्लू से कुछ बांध देती, और जैसे मेरा शौहर घर आता, फौरन से खोल लेती। शुरू में मुझे ये एक रस्म लगती। नई नई शादी थी, पूछ भी ना सकती थी कि कहीं सास बुरा ही ना मान जाए। चंद दिनों के बाद मेरी अम्मी ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारा भाई जिस लड़की को पसंद करता है, उसके घर वाले मान रहे थे, अब मान गए हैं। हमें लड़की पसंद है, इसलिए हमने तुमसे पूछे बिना उनको हाँ कर दी है। शादी की तैयारियां शुरू करो आकर। पर मुझे ये अपनी तौहीन लगी कि मेरा बड़ा भाई और कैसे मेरे बिना रिश्ता देखाए मुझे साथ ले जाना भी या बताना भी गवारा न किया। इस बात पर मैं सारी शाम रोती रही। किसी से क्या कहती कि मेरे माँ बाप ने ही मुझे पराया कर दिया। पर एक बात की खुशी थी कि मेरे भाई को उसकी मोहब्बत मिल रही है। मैंने अपने शौहर से जाने की इजाज़त मांगी तो उसने कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त है, पर एक बार अम्मा जी से भी पूछ लो, बल्कि उनको भी साथ लेकर जाना। अकेली घर में क्या करेंगी। पर जैसे ही सास से जाने की जिद की कि मेरे साथ चलें, तो वो कहने लगी कि मैं पर्दा करती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना। तुम्हारे भाई की शादी है, जाओ जाकर तैयारी करो, और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। मेरी सास बहुत अच्छी थी, पर उनका यकदम मेरे घर वालों का नाम सुनकर घबरा जाना मुझे कुछ समझ नहीं आया था। एक मुझे अच्छा भी लगता कि मेरी सास मेरी माँ के जैसे मेरी परवाह भी करती हैं। मैं अपने मेके आ गई और खूब नखरे दिखाए, पर आखिर में मैं मान ही गई। भाई की शादी हो गई। वो लड़की बहुत अच्छी थी, पर कुछ मजबूरियों की वजह से ये शहर छोड़कर कहीं और जा चुकी थी। मैंने अपने भाई के सदा खुश रहने की दुआ की और एक हफ्ते के बाद अपने शौहर के साथ घर वापस आ गई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आती थी। कई बार सोचा कि अपने शौहर से बात करती हूँ, पर फिर याद भूल जाता, क्योंकि मेरी जब से शादी हुई थी, सास हर वक्त मोहब्बत से मुझे देखती रहती थी। मुझे उनकी नजरों की समझ ही ना आती।
कभी सर्द हो जाती और कभी मुझे ऐसे देखती कि जैसे जिंदा ही मार देंगी, और कभी गुस्सा भी करती, जबकि मैं उनके बेटे की पसंद थी। फिर मैं ये सोचती कि एक बार मेरे शौहर ने बताया था कि उसके घर वाले मेरे रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे। हो सकता है कि मेरी सास को इस बात का गिला हो और वो अपनी पसंद की बहू लानी चाहती हूँ। मेरी कभी हिम्मत ना हुई थी कि उनसे मैं कुछ भी पूछूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास का रवैया मुझसे अब बदलता चला जा रहा था। अब मेरे हर काम में वो नक्स निकालने लगी थी। जैसे मैंने जॉब पर जाने की बात की तो सास ने सख्ती से मना कर दिया, और शौहर से कहा तो सास मुकर गई कि मुझे क्या जरूरत है ऐसा कुछ कहने की, एक ही तो बहू है मेरी। मैं अब कुछ परेशान सी रहने लगी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। कभी दिल करता कि सब कुछ अम्मी को बता दूं, फिर वो कहीं परेशान ना हो जाएं, ये सोचकर मैं चुप हो जाती। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, अम्मी, मेरे भाई की जब से शादी हुई मैं उसकी दावत नहीं कर सकी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस इतवार उनकी दावत रख लूं। उस दिन असद भी घर होगा। पर पता नहीं क्यों मेरी सास को इस बात पर गुस्सा आ गया था। कहने लगी कि हमारे जमाने में हमारे मेके वाले बेटी के घर से पानी तक न पीते थे, और आज का जमाना देख लो। पता नहीं क्यों मुझे शर्मिंदगी सी हुई कि मेरी सास ने ये बात कैसे कर दी। मेरा शौहर नाइट ड्यूटी करता था। मेरा शौहर कहता कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुमको एक अच्छी सास मिली है। मैं उनको सब कुछ बताना चाहती थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। जब एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें मैसेज किया था कि आज मेहमान आ रहे हैं, मेरे साथ उनके रहने का और खाने का इंतजाम कर लेना, जबकि मुझे तो कोई मैसेज ही नहीं मिला था। इस बात पर मेरा शौहर गुस्सा होने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। शौहर ने मैसेज दिखाया, जबकि मेरे मोबाइल पर कोई भी मैसेज मौसूल ही ना हुआ था। उस दिन पहली बार मेरे शौहर इतना गुस्से हुए थे, और इस रवैये की मुझे आखिर कहाँ आदत थी। पता नहीं क्यों मुझे बिला वजह रोना आ रहा था। मेरे शौहर ने कहा कि अम्मा ठीक ही कहती हैं कि पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। सारा दिन माँ जी काम करती हैं और तुम सारा दिन सोती हो। मैं अपनी सफाई पेश करना भी चाही, पर मेरे शौहर ने मेरी कोई बात ही ना सुनी। अब ये मुसलसल होने लगा था। मैं खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन पता नहीं कैसे कभी नमक तेज हो जाता और कभी खाना जल चुका होता। मुझे ऐसे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मुझे अपनी सास पर शक होता था। फिर सोचती कि वो कैसे डाल सकती हैं। उनसे तो बार बार सीढ़ियां चढ़ना और उतरना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन वो रोज रात मेरे शौहर के जाने के बाद अपने दुपट्टे से कुछ निकाल कर मेरे पल्लू से बांध देती और कहती कि रात इसे साथ रख कर सोना, जल्द हामिला हो जाओगी। और सुबह शौहर के आने से पहले ही मेरे से वो दुपट्टा ले लेती। अभी ये करते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब एक रात तबीयत खराबी के बायस शौहर काम से वापस आ गया और बेसाख्ता मेरा दुपट्टा खोल बैठा कि इसमें क्या है, और मुझ पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी जब उसमें गैर मर्द के बाल और साथ एक खत था। उस खत पर लिखा था कि तुमने शादी कर ली है, अब बस अपना घर बसाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं मानता हूं कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं, पर तुम्हारी बेवफाई के बाद मैं टूट चुका था। इसलिए मैं शादी कर रहा हूं और ये बाल भेज रहा हूं। इनको जो कभी तुमने छुआ था, और हाँ, अगर तुम्हारा बेटा हो तो उसका नाम वकार रखना। मेरा शौहर ऊंचा ऊंचा पड़ रहा था और खत मेरे मुंह पर फेंक दिया। कहने लगा कि ये क्या बकवास है, मेरे पीछे ये सब करती हो, ऐसी घटिया हरकत करोगी तुम, मैंने ये कभी सोचा भी ना था। तुमने मेरे एतबार का गलत फायदा उठाया है। माँ जी मुझे कहती ही रही कि तुम्हारी बीवी पहले फोन पर घंटों बातें करती थी, पर अब घर से बाहर जाने भी लगी है। मैं इसको जितना भी समझाती हूँ ये मुझ पर गुस्सा करती है। मैं कुछ भी बोलने के काबिल ना रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। मेरा शौहर गुस्से से घर से बाहर निकल गया और मैं उसको अपने किरदार की गवाही देती रह गई। सुबह हो चुकी थी पर मेरा शौहर घर ना आया। मेरी सास अपने कमरे में थी। मैं जान चुकी थी कि यह सब मेरी सास ने किया है। सही कहा था किसी सियाने ने कि मीठी जबान वाले लोग मीठी छुरियां होते हैं जो अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काट देती हैं। मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या मिला आपको सब कुछ करके। मुझे वैसे ही कह देती आप कि मैं पसंद नहीं, मैं ये शादी ही ना करती। आप मुझे मार देती, रोज जलील कर लेती, पर मेरे किरदार को दागदार ना करती।
मेरी सास बस मुस्कुरा रही थी और मैं उनके पांव पकड़ लिए कि माँ जी, मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक बार उसे फोन करके बता दें कि वो सब झूठ था, मजाक था। पर मेरी सास ने मुझे ठोकर मार दी। कहने लगी कि जैसी माँ वैसी बेटी, खुद गुनाह करती हैं और इल्जाम मुझ पर लगा देती है। और मुझे ये बात बर्दाश्त न हुई कि कैसे मेरी माँ का नाम लिया। मैं उनसे बहस करने लगी जब अचानक मेरी सास चीखने लगी, कहने लगी कि मुझे बचाओ। और मैं हक्का बक्का उनको देख रही थी। वो नीचे गिरने लगी तो मैंने उनको थाम लिया। पर उसी वक्त मेरा शौहर आ गया। कहने लगा, क्या हुआ अम्मी जी? तो मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी बीवी मुझे मारना चाहती है, कहती है कि आप मेरे शौहर के कान भरती हैं। और इसने मेरा गला दबा दिया। मैं जो पहले ही कुछ समझ ही ना पा रही थी, अब नया ड्रामा शुरू हो चुका था। मेरे शौहर ने मुझे बाजू से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि मेरा किरदार अच्छा नहीं है, मेरे ताल्लुकात ना जाने किस किस से होंगे। मेरा हंसता बसता घर, मोहब्बत करने वाला शौहर एक पल में इस साजिश का शिकार हो गया। और मैं बेवकूफ समझ ही न सकी। मैं सारा दिन बाहर दरवाजे के बैठी रही, अपने शौहर को आवाजें देती रही कि ये सब झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूं, मेरा यकीन करें। और तभी मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर कुछ तस्वीरें मारी, जिनमें मैं किसी लड़के के साथ खड़ी थी। किसी में मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और मैं जानती भी ना थी कि यह सब कुछ क्या है और वो लड़का कौन है। मेरे शौहर ने कहा, अब मजीद कुछ कहने को बाकी नहीं रहा, बेहतर है कि इस घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक दे दूंगा। मेरी सास ने कहा, मैं तो कहती हूं कि इसको तलाक दे ही दो और यहां से दफा कर दो गुनाह की पोटली को, हम क्यों संभालते फिरें? कल को बच्चे भी होंगे तो पता नहीं हमारे होंगे या किसी और के। और इस बात पर मैं चीख पड़ी, अपनी सास से कहा कि माँ जी डरें खुदा से, वो सब देख रहा है, मेरे किरदार को तार तार मत करें, आपकी भी एक बेटी है। मेरी सास कहने लगी कि मुझे बद्दुआएं देती हो, खुद गुनाह किया और इल्जाम हमारे ऊपर, वाह क्या जमाना आ गया है, चलो निकलो यहां से। मैंने वो तस्वीरें उठाई और अपने बाप के घर को चल पड़ी। तभी रास्ते में मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया। कहने लगा, आप ही आपकी तरफ ही आ रहा था, ममा ने भेजा है आपको लेने। वो बहुत उदास हो रही थी। एक तो आपके ससुराल वाले भी अजीब हैं, हमें मिलने भी नहीं देते। आपकी सास कहती हैं कि अगर बेटी से मिलना है तो उसको हमेशा के लिए अपने साथ ही ले जाओ। मैं फक चेहरे के साथ अपने भाई को देख रही थी। मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरी अम्मी, भाई सभी खुश थे, क्योंकि मैं मां बनने वाली थी। पर पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हो पा रही थी और अपनी मां के गले लगी, फूट फूट कर रोने लगी थी। सभी परेशान हो चुके थे कि आखिरकार बात क्या है। जब मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ और वो तस्वीर अब्बा को पकड़ा दी और वो सारी बात समझ गए। मैंने कहा, बाबा ये सब झूठ है। मेरे भाई ने कहा, हम तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उस वक्त मुझे अपने भाई पर फख्र हुआ था, जिसने मुझसे एक बार भी कुछ नहीं पूछा था। और दूसरी तरफ मेरी सास थी। मैं अपने मेके आ चुकी थी। अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। भाभी तो दिन रात मेरे पास रहती थी। भाई ने उस लड़के को पकड़ लिया था जिसके साथ मेरी तस्वीर थी, और उसने बताया कि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं, बस एक औरत आई और भारी रकम देकर कहा कि ऐसी तस्वीरें बनानी है। लेकिन असल वजह किसी को भी ना पता थी। इतना तो सब जान गए थे, वो मेरी सास हैं, पर ऐसा क्यों कर रही हैं ये कोई ना जान सका। मुझे मेके आए 3 माह बीत चुके थे। मेरी वजह से सभी परेशान थे और मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मेरे अंदर एक घुटन सी थी। मेरी सास ने जो मर्जी कह लिया था, पर मेरा शौहर मुझे कुछ ना कहता। वो तो मुझसे मोहब्बत करता था, उससे मेरा यकीन करना चाहिए था। पर अम्मी ने कहा कि जो कुछ उसे दिखाया गया है, उसकी जगह कोई भी होता तो यही कुछ करता। भाभी ने अम्मी से कहा कि स्टोर में जो सामान पड़ा है, अगर नहीं चाहिए तो हमारी काम वाली मासी को दे दें, उसके काम आ जाएगा। अम्मी ने कहा, देख लो बेटी, तुम्हारा घर है, मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत भला। और शाम को भाभी एक एल्बम उठाकर लाई और कहने लगी कि ये किसकी तस्वीरें हैं। अम्मी ने देखते ही फौरन उसके हाथ से फोटो एल्बम पकड़ लिया, पर तभी भाई ने हाथ से छीन लिया और मेरे पास बैठकर तस्वीर देखने लगा। और एक तस्वीर पर मैं रुक गई। अम्मी से पूछा कि ये कौन है। अम्मी ने कहा कि ये तो तुम्हारी फुफ्फो हैं, अपनी जवानी में ही मर गई थी। मैंने कहा, अम्मी सच बताएं,
कहने लगी, हाँ, सच ही कह रही हूं, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। मैंने कहा कि अगर ये मर गई थी तो अब जिंदा कैसे हैं? अब्बा ने कहा, बेटा क्या कह रही हो? मैंने कहा, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये जिंदा हैं और यही मेरी सास हैं, जिनकी वजह से मैं यहां पड़ी हूं। और तभी मेरे बाबा गुस्से से बाहर निकल गए। अम्मी ने बताया कि तुम्हारी फुफ्फो को शुरू से ही फसाद करने की बहुत आदत थी। इकलौती थी, माँ बाप की लाडली थी, और जिस चीज पर हाथ रखती वो उसको ला कर दी जाती। और फिर एक दिन तुम्हारे बाबा ने अपने दोस्त के साथ अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि लड़का अच्छा था और तुम्हारे दादा की भी यही ख्वाहिश थी। सभी इस रिश्ते से खुश थे, पर तुम्हारी फुफ्फो खुश न थी। वो किसी और को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, पर वो खामोश हो गई और मेरी दुश्मन बन गई। मुझे मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर करने लगी। उसकी वजह से मेरा पहला हमल, मेरा पहला बच्चा अपनी जान से चला गया। और वो कहती कि ये सब तो खुद भाभी करती है और जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगाती है। जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे वो ऐसा ही करती। और फिर जिस दिन उसकी बारात आना थी वो उस घर से चली गई। कहाँ गई किसी को पता नहीं था, और तब से सबने यही कहा कि वो मर चुकी है। अभी भाई ने अम्मी से कोई बात शुरू की जब अब्बा अपनी बहन यानी मेरी सास को बाजू से घसीटते हुए ला रहे थे। कहने लगे कि आज सारा हिसाब बराबर कर लो, आज सभी मौजूद हैं, आज इनके सामने बता दो हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला और तुमने अपनी ही सगी भतीजी पर इतने घटिया इल्जाम लगाए। तुम तो घर से भाग गई थी। मैं फिर भी दुआ करता रहा कि तुम खुश रहो, पर तुम नहीं बदली। तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, तुम तो कभी बदल ही नहीं सकती। और मुझे जैसे धोखा दे दिया, एक पर्दादार औरत बनकर मुझसे मेरी हीरे जैसी बेटी ले ली। काश जहां बाप का पता किया था, खानदान का पता किया था, यह भी पता कर लेता कि इस खानदान की औरत कैसी है और कौन है। मेरा शौहर भी सर झुकाए सामने खड़ा था। उसने कहा कि अंकल, आपने जो कहना है मुझे कह लें, पर मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप मेरी मां को कुछ कहें। बाबा ने कहा कि वो तुम्हारी मां बाद में, पहले मेरी बहन है। और ये सुनते ही मेरी सास मेरे बाबा के पांव पकड़कर उनसे मुआफी मांगने लगी। कहने लगी कि मुझे पसंद नहीं थी आपकी बेटी, पर अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये तलाक दे, पर इसने कहा कि वो मामले की तह तक जाएगा। और मैं डर गई थी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ पता न चल जाए। मेरी सास यानी मेरी फुप्पो हम सबसे मुआफी मांग रही थी, और उनको मुआफ करना था, चाहे दिल से चाहे जैसे भी, क्योंकि जहां इंसान को इकट्ठे रहना हो वहां मुआफ करना ही पड़ता है। पर मेरी सास अचानक बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो उनका जहनी तवाजुन बिगड़ चुका था। वो एक अस्पताल में दाखिल थीं, जहां उनका इलाज हो रहा है। इंसान जो भी करता है वही उसके साथ होता है, चाहे देर से ही सही। और मैंने अपने शौहर को भी मुआफ कर दिया और अपने बच्चे के लिए। और आज हम एक खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।